क्या बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने आपको इस कंपैरिजन में एक बात ये कही जो मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ। देखो थ्योरेटिकली ऐसा बताना पॉसिबल नहीं होता है हर कंपाउंड के लिए कि उसका कीटो परसेंटेज ज़्यादा होगा या इनॉल ज़्यादा होगा। कुछ कंपाउंड्स में हम बता सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स को हम प्रैक्टिकल बेसिस पर याद रख सकते हैं इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2013 नीट में। अदरवाइज क्वेश्चन तो यही आता है, आपको 3-4 कंपाउंड्स गिवन होते हैं और उनके इनॉल कंटेंट्स को आपको कंपेयर करना होता है, जैसे मैंने आपको कैटेगरी वाइज कंपेयर करके बताया। आया समझ में? तो ऐसे केस में देखो, इन केस बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कीटो फॉर्म या ज्यादा या इनॉल ज्यादा, वैसे 99.99% चांसेस है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट इन केस बाय चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कीटो ज्यादा इनॉल ज्यादा, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जांपल्स नोट करवा रहा हूं जिनमें हम बात करेंगे कि उनके इनॉल कंटेंट्स होते हैं वो उनके कीटो फॉर्म को डोमिनेट करते हैं। अब वो स्पेशल एग्जांपल्स क्या हैं, जरा उनको आप ध्यान दें। यस, आप ध्यान देना। These are special examples of compounds having enol more than their keto form. ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें इनॉल परसेंटेज जो आपको मिलता है वो उनके कीटो फॉर्म से ज्यादा मिलता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इन 5 एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल तो वही जो मैंने अभी प्रीवियस कंपैरिजन में मैंने आपको बताया, एसीटाइल एसीटोन। एसीटाइल एसीटोन में जो इनॉल परसेंटेज है वो 76% एंड दैट इज इवन मोर देन इट्स कीटो फॉर्म। क्या बात क्लियर हो रही है? तो एसीटाइल एसीटोन का एक एग्जांपल अगर आप माइंड में रखते हैं ध्यान देना, अगर ये एग्जांपल आपके माइंड में है कि एसीटाइल एसीटोन में जो कीटो फॉर्म मिलता है, इनॉल फॉर्म जो मिलता है वो अपने कीटो फॉर्म से ज्यादा मिलता है 76%, तो फिर नेक्स्ट कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली अगर इस कंपाउंड का इनॉल फॉर्म इसके कीटो से ज्यादा है अप्रॉक्स 76%, तो यहां पर तो इनॉल फॉर्म और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस कंपाउंड का अगर आप इनॉल कंटेंट इस कंपाउंड के इनॉल कंटेंट से कंपेयर करें तो अगर ये प्रैक्टिकल वैल्यू आपको पता है कि एसीटाइल एसीटोन में इनॉल कंटेंट इज अप्रॉक्स 76%, तो डेफिनेटली इसका जो इनॉल फॉर्म होगा वो 76 से भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन है कैसे पता चला? ये तो हम थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं ना। आप ध्यान दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, समझना इस बात को, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कंपाउंड्स आप कह सकते हैं दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। देखो 1, 2, 3, 4, इन 4 कंपाउंड्स के लिए आप कह सकते हैं दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी। कैसे? ये भी 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज आल्सो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज आल्सो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। आप ध्यान देना, ये 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड नहीं, पोजीशन 1, 2 है, तो इसको मैं अभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट 4 कंपाउंड की बात करूं तो these 4 compounds, all the 4 compounds belong to same category, 1,3 डाइकार्बोनिल कैटेगरी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेम कैटेगरी में कंपैरिजन कैसे होगा इनॉल कंटेंट का? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। जरा देखो, इस हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक ये हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ध्यान देना, इनमें अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देखो यहां तो ये कॉमन है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब अगर मैं इन 4 कंपाउंड्स के परसेंटेज इनॉल कंटेंट को कंपेयर करता हूं तो सिंस ऑल द 4 कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी, सो दे विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, राइट? चलिए, इसका अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं और इसका अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो अब आप देखो, इन कॉन्जुगेट बेस का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, ध्यान देना, तो इस केस में आप कह सकते हैं ये प्लस आई ग्रुप है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन का नो आई इफेक्ट। यहां पर हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन का नो आई इफेक्ट, दिस इज प्लस आई ग्रुप, नो आई इफेक्ट, दिस इज प्लस आई ग्रुप, प्लस आई, H नो आई इफेक्ट, दिस इज H नो आई इफेक्ट। यहां पर हम कह सकते हैं फिनॉल का माइनस आई, फिनाइल ग्रुप का माइनस आई, और यहां पर भी फिनाइल का माइनस आई। अब जरा देखो,
इस केस में अगर आप देखें 1 and 2 में, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये तो कॉमन है, लेकिन यहां पर प्लस आई की जगह नो आई इफेक्ट है। और क्या मैं कह सकता हूं नो आई इफेक्ट तो प्लस आई से ज्यादा अच्छा होगा अनएंड की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि प्लस इफेक्ट अनएंड को डिस्टेबलाइज करता है, तो प्लस से तो बेटर है नो आई इफेक्ट, तो नो आई इफेक्ट ये बेटर हो गया। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस आप कह सकते हैं इससे ज्यादा स्टेबल है, और इससे ज्यादा स्टेबल अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो ध्यान देना इस केस में हम बात कर सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन जो होगा वो इससे ज्यादा एसिडिक होगा, और इस कंपाउंड का हाइड्रोजन अगर ज्यादा एसिडिक है तो डेफिनेटली इसमें इनॉल परसेंटेज होगा वो इससे ज्यादा होगा। यहां पर हमें इनॉल परसेंटेज 76 मिलता है, डेफिनेटली इस केस में इनॉल परसेंटेज होगा वो 76 से ज्यादा होगा। मैं आपको बताता हूं ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली जो वैल्यूज हमें मिलती है वो ऑलमोस्ट 80% मिलती है। इस कंपाउंड का इनॉल कंटेंट हमें अप्रॉक्स 80% मिलता है। मतलब डेफिनेटली देखो ये अगर अपने कीटो से ज्यादा है तो इसका अगर इनॉल इससे भी ज्यादा है तो ये अपने कीटो से भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और इस कंपाउंड में आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें तो दोनों साइड में नो आई इफेक्ट है। भाई प्लस आई तो माइनस के लिए खराब है ना, अगर ये प्लस आई भी कम हो गया तो अनायन की स्टेबिलिटी और बढ़ गई, और अनायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब यहां पर इनॉल परसेंटेज होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा। इसमें मैंने आपको बताया 76%, मतलब डेफिनेटली वो अपने कीटो से भी ज्यादा हो गया। 80% ये भी अपने कीटो से ज्यादा हो गया। इसमें प्रैक्टिकल वैल्यूज हमें मिलती है अप्रॉक्स 84%। यहां पर इस कंपाउंड का इनॉल परसेंटेज हमें अप्रॉक्स 84% मिलता है, मतलब ये भी अपने कीटो को डोमिनेट कर रहा है। और इस केस में तो अब आप देखो दोनों फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट आ गया, और माइनस तो अनायन के लिए अच्छा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो अनायन को स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो फिर तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर और भी ज्यादा हो गया, और एसिडिक कैरेक्टर अगर और भी ज्यादा हो गया तो फिर तो डेफिनेटली इसमें इनॉल कंटेंट जो होगा वो इन 3 कंपाउंड से भी ज्यादा। और ध्यान देना प्रैक्टिकली इस कंपाउंड में जो हमें इनॉल कंटेंट मिलता है वो 99% से भी ज्यादा मिलता है, 99% से भी ज्यादा मिलता है। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कि जो कीटो फॉर्म होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, एकदम अपोजिट। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, एक बात ध्यान देना, मैंने यहां पर फिनाइल ग्रुप का माइनस आई लिया है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में आए कि सर फिनाइल ग्रुप का सीओ ग्रुप के साथ में रेजोनेंस भी होगा, क्योंकि इस फिनाइल का तो सीओ ग्रुप के साथ में रेजोनेंस भी है। तो क्वेश्चन है फिर अगर रेजोनेंस भी है तो फिर हमने माइनस आई की बात क्यों की? क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि इस फिनाइल का सीओ ग्रुप के साथ में रेजोनेंस नहीं, आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। यहां पर फिनाइल का इस सिस्टम के लिए, यहां पर फिनाइल का इस कॉमन पार्ट के लिए रेजोनेंस नहीं, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। या तो एक केस मैंने आपको बताया था कि अगर फिनाइल ग्रुप से सी डबल ओ माइनस ग्रुप अटैच्ड होता है, फिनाइल ग्रुप से अगर सी डबल ओ माइनस ग्रुप अटैच्ड होता है तो दोनों के बीच में फिनाइल मतलब रिंग और सी डबल ओ माइनस के बीच में आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, रेजोनेंस नहीं। बिल्कुल उसी के कंपेरेबल केस है ये, इट इज लाइक सी डबल ओ माइनस ग्रुप, वैसा ही कंपैरिजन केस, कंपैरेटिव केस है। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि दिस इज एन एक्सेप्शनल केस इन विच आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। याद करो व्हेन सी डबल ओ माइनस ग्रुप इज अटैच्ड विद रिंग, तो इट इज लाइक सी डबल ओ माइनस ग्रुप दैट इज अटैच्ड विद रिंग, इट इज लाइक सी डबल ओ माइनस ग्रुप दैट इज अटैच्ड विद रिंग। तो उसी के कंपेरेबल केस है जहां पर हमने बात की है कि यहां पर रेजोनेंस नहीं, यहां पर आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और आई इफेक्ट में फिनाइल ग्रुप माइनस आई है, और माइनस आई तो अनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इन सबसे ज्यादा होगी, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो फिर तो इसमें आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन का अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर तो इस केस में जो इनॉल परसेंटेज होगा वो इन तीनों कंपाउंड के इनॉल परसेंटेज से ज्यादा होगा। और प्रैक्टिकली हमें इसका इनॉल परसेंटेज जो मिलता है वो 99% से भी ज्यादा मिलता है। आया समझ में? तो ये 4 कंपाउंड्स हो गए जिनमें आप कह सकते हैं, इसको अगर मैं रेफरेंस बना दूं तो आप सोचिए इसका अगर इनॉल परसेंटेज 76% है, वो अगर वैल्यू मुझे आइडिया है, और 76% है मतलब कीटो कम हो गया, इनॉल ज्यादा, तो इनमें तो इनॉल और भी ज्यादा है, मतलब इनमें भी इनॉल फॉर्म जो होंगे वो कीटो फॉर्म को डोमिनेट करेंगे। अब एक लास्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में भी आप ध्यान देना जो इनॉल परसेंटेज हमें मिलता है वो 99% से भी ज्यादा मिलता है। ये भी एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है, वेरी वेरी स्पेशल कंपाउंड फॉर कीटो इनॉल कंपैरिजन। आप ध्यान देना इस केस में अगर मैं इनॉल फॉर्म की बात करूं तो इसमें हमें इनॉल फॉर्म 99% से भी ज्यादा मिलते हैं। सुनिएगा इस बात को, देखो इसमें इनॉल परसेंटेज 99% से भी ज्यादा, इतना डोमिनेट करने का क्या रीजन है? वो रीजन मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसका इनॉल फॉर्म बना देता हूं। आप ध्यान देना, अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएं इस सीओ ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, किसी भी एक सीओ ग्रुप के करस्पॉन्डिंग में इनॉल फॉर्म बना रहा हूं,
तो इस केस में जैसा कि शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं, कन्वर्ट सिग्मा इंटू पाई एंड पाई इंटू सिग्मा, और उसके अकॉर्डिंग इसका इनॉल फॉर्म हमें ये मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर हमें इनॉल फॉर्म जो मिलता है वो 99 से भी ज्यादा मिलता है, अप्रॉक्स 99.9%। यहां भी हम बात करते हैं अप्रॉक्स 99.9% इनॉल। देखो इस केस में क्वेश्चन है इनॉल फॉर्म के डोमिनेट करने का क्या रीजन है, इतना डोमिनेटिंग रीजन क्यों है, इतना डोमिनेट करने का रीजन क्या है। आप ध्यान देना, ये जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों CO ग्रुप एडजेसेंट है, और अगर कंपाउंड में दो CO ग्रुप एडजेसेंट होते हैं तो उनके बीच में होता है रिपल्शन। ध्यान देना, यहां पर इन CO ग्रुप्स के बीच में हम रिपल्शन की बात करते हैं। देखो इनमें आप कह सकते हैं कि इनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और आप देखो CO ग्रुप की अगर बात की जाए तो CO ग्रुप इज पोलर ग्रुप इन विच ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जरा देखो, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड सिमिलरली इन दिस CO ग्रुप ऑक्सीजन इज डेल नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कार्बन इज डेल पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इन कार्बन एटम्स में सिमिलरली चार्ज्ड कार्बन एटम्स है, इनमें रिपल्शन होगा, साथ में यहां पर इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन इस सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बनाता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस रिपल्शन की वजह से हम बात करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में टेंडेंसी होती है इस रिपल्शन को डिक्रीज करने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, इस केस में बात करते हैं कि यहां पर दो एडजेसेंट ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब रिपल्शन अगर है तो डेफिनेटली देखो इस मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होगी कि वो इस रिपल्शन को मिनिमाइज कर पाए। तो क्वेश्चन है मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? कन्वर्जन इनटू इनॉल फॉर्म। क्योंकि आप देखो जैसे ही ये कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होगा, नाउ ओनली वन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सेकंड वन इज नॉट कार्बोनाइल ग्रुप। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप कह सकते हैं ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन है, ये रिपल्शन यहां पर डिक्रीज हो जाएगा व्हेन दिस कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी देखो पाई पाई बॉन्ड रेजोनेंस भी एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कह सकते हैं एक एडिशनल फैक्टर हो जाएगा, बट द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर इट्स कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म इज टू रिड्यूस रिपल्शन बिटवीन टू कार्बोनाइल ग्रुप्स। यहां पर आप कह सकते हैं दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन को रिड्यूस करना इस कंपाउंड का टारगेट था, और वो टारगेट इसने कैसे अचीव किया? बाय कन्वर्जन इनटू इनॉल फॉर्म। इसलिए हम बात करते हैं कि इस कंपाउंड में कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इनॉल फॉर्म ऑलमोस्ट डोमिनेट्स ओवर कीटो फॉर्म। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है। अब एक बात ध्यान देना, एक बात यहां पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इस बात को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपाउंड में इनॉल परसेंटेज जो हमें मिलता है वो 99% से भी ज्यादा मिलता है, अप्रॉक्स 99.9%, और उसका रीजन मैंने आपको बताया, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीस कार्बोनाइल ग्रुप्स एंड दिस रिपल्शन गेट्स रिड्यूस्ड व्हेन दिस कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। अब आप ध्यान देना, यहां पर हमने कहा कि इस केस में ये इनॉल फॉर्म है जो कीटो फॉर्म को डोमिनेट करता है, मतलब इसकी इनॉल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी बैकवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत कम है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम कह सकते हैं इनॉल इज ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग ओवर कीटो फॉर्म। क्या बात क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना, ये हमारे पास 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, ऐसा ही एक 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में ये लेना, ऐसा ही एक 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मैंने ये ले लिया है। सिमिलर टू दिस कंपाउंड इट इज आल्सो 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, और यहां भी आप कह सकते हैं कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स। यहां पर भी हम कह सकते हैं देयर इज रिपल्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो अब एक पॉइंट ये आता है
कि अगर ऐसा है कि यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन है, जैसा कि यहां पर रिपल्शन था, तो क्या फिर इस केस में भी हम बात करेंगे कि जो कीटो फॉर्म होगा उसके कंपैरिजन में इनॉल फॉर्म जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा? क्या यहां पर भी ऐसा होगा कि जो कीटो फॉर्म होगा वो इनॉल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा? मतलब क्या यहां पर भी हम बात करेंगे कि इनॉल फॉर्म विल ऑलमोस्ट डोमिनेट ओवर कीटो फॉर्म बिकॉज कंपाउंड्स आर कंपेरेबल? दिस इज 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज आल्सो 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। आप ध्यान देना, देखो ये कंपाउंड्स तो कंपेरेबल हैं, ये कंपाउंड्स तो कंपेरेबल हैं, लेकिन इस कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे कि यहां पर भी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म को डोमिनेट करेगा, तो ध्यान देना ऐसा नहीं है, नो, इस केस में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन है यहां पर फिर क्या होगा? देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर तो कीटो फॉर्म ही इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। इन दिस केस नॉट इनॉल फॉर्म, इट इज कीटो फॉर्म दैट डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। सुनिएगा इस बात को, अगर आप यहां बात करेंगे तो इस केस में तो कीटो फॉर्म ही इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। इस केस में अगर बात करेंगे कि इनॉल और कीटो में, तो कीटो फॉर्म डोमिनेटिंग है, मतलब इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है, इस इनॉल की बैकवर्ड कीटो में आने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहां पर इनॉल में जाने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती है। यहां पर अगर बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इस केस में तो कीटो ही डोमिनेट करेगा इनॉल को, नॉट इनॉल फॉर्म। क्वेश्चन है फिर यहां पर भी रिपल्शन है, यहां पर भी रिपल्शन है, रिपल्शन की प्रॉब्लम दोनों में, तो फिर ऐसा क्यों कि यहां पर कीटो फॉर्म ही डोमिनेट कर रहा है इनॉल को? इस केस में अगर बात की जाए तो इन दिस केस कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। यही यहां पर सही होगा, ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन है ऐसा क्यों, जबकि यहां पर हमने कहा कि इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर रहा है। दोनों में प्रॉब्लम तो सेम है, देखो दोनों में प्रॉब्लम सेम है, और प्रॉब्लम क्या है? रिपल्शन बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप्स। और हमने कहा कि मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है कि वो अपने दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में रिपल्शन को रिड्यूस करना चाह रहा है। अब देखो इसने रिड्यूस कैसे किया? बाय कन्वर्जन इनटू इनॉल फॉर्म। लेकिन इस कंपाउंड में अगर हम बात करें कि फिर ये कैसे रिपल्शन को कम करेगा, ये क्यों नहीं इनॉल में जाना चाह रहा है, इसमें दिक्कत फिर और ऑप्शन क्या है? ध्यान देना, इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के रिपल्शन को रिड्यूस करने का एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है रोटेशन। देयर इज फ्री रोटेशन बिटवीन दीज टू कार्बोनिल ग्रुप्स। यहां पर अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस केस में हम यहां पर फ्री रोटेशन की बात कर सकते हैं। वन कार्बोनिल ग्रुप will rotate with respect to the second carbonyl group। आप देखो यहां पर रोटेशन फ्री है, तो जैसे ये रोटेट होगा दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएंगे, और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो यहां पर जो रिपल्शन की प्रॉब्लम थी वो रिपल्शन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें कि यहां पर रोटेशन इज द ऑप्शन इन विच द कंपाउंड विल मेंटेन इट्स कीटो फॉर्म दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, तो फिर ये इनॉल फॉर्म में जाने की जगह इस तरह से रोटेशन के थ्रू अपने कार्बोनिल ग्रुप्स के रिपल्शन को कम कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन है कि अगर ऐसी बात है तो ये भी ऐसा कर ले? नो, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जरा देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो वो रोटेशन फ्री नहीं हो पाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में इन कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पर ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली देखो इन दोनों सीओ ग्रुप की अगर बात की जाए तो दोनों सीओ ग्रुप सेम साइड है, इसको बोलते हैं सिसोइड फॉर्म। ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड सिसोइड फॉर्म, ये यहां पर सिसोइड फॉर्म है। एंड व्हेन सीओ ग्रुप, when there is rotation and CO groups are across to each other, this is called transitoid form। अब देखो ये आप कह सकते हैं कि अगर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की सिसोइड फॉर्म में रिपल्शन है तो पहले तो वो अपने कीटो फॉर्म को मेंटेन करते हुए ट्रांसोइड फॉर्म में जाने की टेंडेंसी रखेगा, जैसा कि यहां पर हुआ। लेकिन अगर सिसोइड से ट्रांसोइड में जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर वो अपने दोनों कार्बोनिल ग्रुप के रिपल्शन को कैसे कम करेगा? इनॉल में कन्वर्ट होकर। तो क्वेश्चन है जाना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सिसोइड फॉर्म है दैट इज लॉक्ड, यहां पर जो सिसोइड फॉर्म है दैट इज लॉक्ड सिसोइड फॉर्म, क्योंकि ये रोटेशन फ्री नहीं है।
जबकि यहां पर आप कह सकते हैं इट इज नॉट लॉक्ड, इट इज फ्री सिसोइड फॉर्म, इसमें रोटेशन फ्री है। तो इसलिए ये सिसोइड तो ट्रांसोइड में कन्वर्ट होकर अपने रिपल्शन को कम कर लेगा, लेकिन इस केस में लॉक्ड सिसोइड फॉर्म होने की वजह से इसके पास रिपल्शन को कम करने का एक ही तरीका है, कन्वर्जन इनटू इनॉल फॉर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया जहां पर हम बात करते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच देयर इनॉल फॉर्म डोमिनेट्स ओवर देयर कीटो फॉर्म। तो ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स आप माइंड में रखें। वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट इन केस अगर आ जाए तो कुछ फेमस कंपाउंड्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं जिनका आंसर आप दे सकते हैं। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन तो वही आता है, हाउ टू कंपेयर इनॉल कंटेंट्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स, और वो मैंने आपसे कहा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे। क्लियर बात होगी? तो दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट हमारा इसी के साथ में कंप्लीट होता है। तो अब हमने रेजोनेंस और उसकी एप्लीकेशन, साथ में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ में आज हमारा रेजोनेंस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हमारा GOC1 का लास्ट टॉपिक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक है। उसके बाद में फिर अब हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और GOC1 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स, ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट पार्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट हमने रेजोनेंस वाला कंप्लीट किया है, थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स के लिए नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। और इसमें फर्स्ट पॉइंट तो हम बात करेंगे, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन हैलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जिन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसमें कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का? कार्बन, हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन हैलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, देखो द मॉलिक्यूल्स हैविंग द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो हाइपर कॉन्जुगेशन। आप ध्यान देना, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक पॉइंट आप ध्यान देना, याद करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात तो हमने रेजोनेंस पे भी की थी। अगर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो याद करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस ऑल्सो। तो अब पॉइंट ये आता है देखो कि रेजोनेंस में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो क्या दोनों का कंसेप्ट सेम है क्या? दोनों में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का जो वे है, या ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का जो रीजन है, क्या वो सेम है क्या? क्योंकि दोनों ही केस में रिक्वायरमेंट्स तो सेम है। हमने कहा रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी आज हम बात कर रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इज इट बिकॉज the way of delocalization or the reason of delocalization in resonance and hyperconjugation is same? क्या इसका रीजन ये है? चलिए एक बात बताएं, रेजोनेंस में हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं उसके पीछे रीजन क्या था? क्यों रेजोनेंस में हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं? याद करें रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात हमने इसलिए की थी क्योंकि वास्तव में रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन का जो रीजन है दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। याद करें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमने ऐसा डिस्कस किया है, व्हेन वन ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड देयर विल बी रेजोनेंस। याद करें ये कांसेप्ट डिस्कस किया है। हाँ, ये हमने कहा था कि एक ही ऑर्बिटल जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो वहां पर रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। और एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाए, ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हमने अगर रेजोनेंस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट दी थी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट का रीजन था ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में
अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो क्या यहाँ पर भी रीजन वही ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है क्या? क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम ऐसा चाहते हैं क्या कि वन ऑर्बिटल शुड ओवरलैप विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स लाइक इन रेजोनेंस? क्या यही रीजन है क्या? क्या लगता है आपको? क्या ये रीजन है कि जैसे हम रेजोनेंस पे कहते हैं कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाए उसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्या वही रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन में भी है क्या? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अगर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इज इट बिकॉज कि यहाँ भी हम चाहते हैं कि एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे? क्या ये रीजन है? आंसर है यस, यही रीजन है। इनफैक्ट आप ध्यान देना, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों में अगर आप डीलोकलाइजेशन के रीजन की बात करें तो दैट इज सेम। वहां भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है और यहां पर भी हम बात करेंगे यस इट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सेम रीजन है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं, देखो कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। केवल और केवल अगर डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स के टाइप में रेजोनेंस में हम बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में हम बात करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज द वे ऑफ डीलोकलाइजेशन, द रीजन ऑफ डीलोकलाइजेशन इज सेम इन बोथ द concepts, both the electronic displacements. It's all because of overlapping of one orbital with more than one other orbitals. और यही तो रीजन है कि दोनों में इफेक्ट होने के लिए हमने रिक्वायरमेंट सेम रखी है। रेजोनेंस में भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि इफेक्ट होने के लिए, ओवरलैपिंग होने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और यही बात आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी कर रहे हैं कि इफेक्ट होने के लिए या हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, ओवरलैपिंग के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बात समझ ले, देखो अगर आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात समझ लें तो उसकी ट्रू कॉपी है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का टाइप, जो डीलोकलाइजेशन में टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको डिफरेंस मिलेगा उसमें। रेजोनेंस में हम बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम बात करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें रिक्वायर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। जैसे आप याद करो, रेजोनेंस में मैंने आपको लिखवाया था पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। ऐसे कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने आपको लिखवाए थे। इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए तो क्या क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड है, जरा आप ध्यान देना। देखो इसके लिए हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, सेपरेशन बाय वन बॉन्ड, सेपरेशन बाय वन बॉन्ड। यहां पर हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, तो सेपरेशन बाय वन बॉन्ड दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर भी आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान देना यहां पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये थ्री कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो हो गए CH बॉन्ड के लिए, क्योंकि दो तरह के बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स का हम डीलोकलाइजेशन में बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। एक तो हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की अगर बात की जाए तो उसके लिए ये थ्री कॉन्जुगेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। और कार्बन हैलोजन की अगर हम बात करें तो इट इज कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अगेन इट मे बी डबल बॉन्ड और इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। तो ये फोर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिनके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। मतलब आइदर ऑफ दीज फोर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट विल अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक बात आप ध्यान देना, जैसे रेजोनेंस में भी हमने दो टाइप्स की बात की थी, प्लस एम एंड माइनस एम, बिल्कुल उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम दो टाइप्स की बात करेंगे, प्लस एच एंड माइनस एच। और ध्यान देना, व्हेन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, when carbon hydrogen sigma bond is involved in delocalization, it is called plus H effect. In this case, hyperconjugation is called
plus H effect, it is when carbon hydrogen sigma electrons are involved in delocalization, and if carbon hydrogen sigma bond is involved in delocalization, it is called minus H effect. जब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसे हम लिखते हैं माइनस H इफेक्ट। ये कब है? जब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन है। तो ये 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो प्लस H के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम माइनस H के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये प्लस H और माइनस H किस बेसिस पर है? तो याद करें, रेजोनेंस और इंडक्टिव में भी हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस। याद आ रहा है? तो उसी बेसिस पर यहां भी होगा। अब आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। याद करो, रेजोनेंस में भी मैंने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की डायरेक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक तो आप याद करें, हमने डिस्कस किया था डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स वैकेंसी और टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेंस साइट। ऐसे कुछ डिस्कस किया था। उसी से आप याद करें, हम रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन डिसाइड करते थे। बिल्कुल वही कंसेप्ट आपको यहां भी अप्लाई करना है। तो ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इट विल बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, क्योंकि ये कार्बन यहां पर जो कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज, वो एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, या फिर आप कह सकते हैं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स वैकेंसी, टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। इस केस में भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स वैकेंसी, क्योंकि इस कार्बन के पास अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास वैकेंसी है। अभी इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 7। और अगर कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की, इसमें आप डेफिशिएंसी की बात कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो, देयर विल बी डीलोकलाइजेशन ऑफ 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अगर बात की जाए तो इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। और इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस केस में अगर हम डीलोकलाइजेशन की डायरेक्शन की बात करें तो ध्यान देना, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो एक टर्मिनल पर तो कार्बन है और एक टर्मिनल पर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन है किस टर्मिनल की और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा। उसके लिए अगर हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और कार्बन की अगर En ज्यादा है तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स कार्बन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट विल बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, इट विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ऐसे में आप देखो, इन 3 केसेस में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो ये मॉलिक्यूल के रेस्ट ऑफ द पार्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। क्या मैं कह सकता हूं CH बॉन्ड इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। आप देखो, इस मॉलिक्यूल के ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये जो पार्ट है, इन पार्ट्स को कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं जो CH बॉन्ड सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट। इस बेसिस पर इसको हमने यहां पर लिखा है प्लस इफेक्ट। जबकि इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन शायद बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स हैलोजन, क्योंकि हैलोजन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस केस में जो शिफ्टिंग होगी वो टुवर्ड्स हैलोजन है। और यहां पर अब हम कह सकते हैं कि जो CX बॉन्ड सिस्टम है वो मॉलिक्यूल के रेस्ट ऑफ द पार्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, एंड विड्रॉइंग इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस इफेक्ट। दिस इज द रीजन व्हाई CX सिस्टम विल शो माइनस H इफेक्ट। तो अल्टीमेटली अब आप कह सकते हैं CH सिस्टम जो होगा वो तो प्लस H इफेक्ट शो करेगा, और CX सिस्टम जो होगा वो माइनस H इफेक्ट शो करेगा। तो ये 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो हो गए प्लस H के लिए, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा माइनस H के लिए। अब देखो, मैंने आपसे कहा भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की अगर हम यहां पर डिमांड की बात कर रहे हैं
तो इट्स ऑल अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स लाइक इन रेजोनेंस। इस कंसेप्ट को जरा डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं, सुनिए। देखो एक बात और ध्यान देना, उस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा या हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 कार्बन। इस बात को समझना, जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट कार्बन मस्ट बी sp3, या जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है दैट कार्बन मस्ट बी sp3। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp3 है, यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो भी sp3 है। अब ये sp3 ही क्यों होना चाहिए, ये भी रीजन मैं आपको कंसेप्ट से क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूरी है आपको पहले होने के लिए, कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले। तो हाइड्रोजन और हेलोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद sp3 कार्बन फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन या हेलोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन या हेलोजन sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना जरूरी है। द कार्बन कैनॉट बी sp2 और इट कैनॉट बी sp, इट मस्ट बी sp3। रीजन आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब आप समझिए, कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, उसी से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्पीशीज की बात कर लेते हैं, कार्बोकेटाइन की। आप ध्यान देना, यहां पर ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या मैं कह सकता हूं कार्बन जो sp3 है उसके पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे एंड द 4 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन विल बी इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड। ये जो कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो ये कार्बन अगर यहां पर sp3 है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल होगा, इट्स वन ऑफ द sp3 ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्वड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन। इस कार्बन के जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से एक sp3 ऑर्बिटल वो भी होगा जो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन will participate in overlapping with sp3 orbital of carbon to form sigma bond between carbon and hydrogen. So this is how this carbon hydrogen sigma bond is formed by overlapping of sp3 and s orbital of hydrogen. और बाकी कार्बन के जो अदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनमें से आप कह सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ में भी बना हुआ है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो this carbon is sp3 hybridized and its sp3 hybridized orbital, its sp3 hybridized orbital, its sp3 hybridized orbital is involved in overlapping with s orbital of hydrogen to form sigma bond. ये बात समझ में आ गई। और कार्बन के जो बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं 1, 2 and 3 वो भी इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन उनका हुआ होगा। अब जरा ध्यान देना, जो एडजेसेंट में कार्बन है वो कार्बन अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, क्या मैं कह सकता हूं दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अब जरा ध्यान दें, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो इस कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे और इसका कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा? इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, दैट विल बी वेकेंट, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि दिस कार्बन इज sp2 दैट विल हैव वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा एंड दैट इज वेकेंट, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, डेफिशिएंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 orbital of this carbon is overlapping with s orbital of hydrogen to form sigma bond, and the adjacent carbon which is sp2 hybridized, it is having one unhybridized p orbital that is vacant, that is deficient, and the other 3 sp2 orbitals of this carbon are involved in formation of 3 sigma bond, one with carbon and 2 these sigma bonds with other atoms. ये बात क्लियर हो गई? अब एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। एक्चुअल अगर बात की जाए तो दिस sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन is not only overlapping with s orbital of hydrogen but also with the p orbital of adjacent carbon. एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, देखो कि ये जो sp3 ऑर्बिटल होता है वो केवल s ऑर्बिटल के साथ में नहीं,
ये एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप करता है, इनके बीच में भी एक्चुअली ओवरलैपिंग है। और ध्यान देना, अगर ये sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं सिमिलर टू रेजोनेंस this sp3 orbital is overlapping with more than one other orbitals। ये जो sp3 ऑर्बिटल है वो एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन। यही तो मैंने आपसे कहा कि जैसे रेजोनेंस में एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। केवल और केवल डिफरेंस है तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। वहां पर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। यहां पर sp3 ऑर्बिटल है क्योंकि यहां पर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्या पॉइंट समझ में आया? लेकिन कंसेप्ट वही है। और अब आप ध्यान देना, सुनिए, देखो ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका p ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि यहां से इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होगा, यहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। और ये फ्लो हवा में नहीं हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि ये sp3 ऑर्बिटल इस p के साथ में भी ओवरलैप्ड है, मतलब ये एरिया कनेक्टेड है। और अगर ये एरिया कनेक्टेड है तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जबकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमने रेजोनेंस में भी डिस्कस किया था, तो कंसेप्ट सेम है। द ओनली डिफरेंस इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट आता है, देखो कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट रेजोनेंस के सिमिलर है, तो क्या फिर रेजोनेंस के सिमिलर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे क्या? क्या हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्या? जैसे हमने रेजोनेंस पे डिस्कस किया था कि रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड होता है। क्या ऐसी ही बात हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होगी? यस, बिल्कुल सेम बात होगी, सारी बातें वही होगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर रेजोनेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। देखो मैंने आपसे कहा कि जैसे मॉलिक्यूल के रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे ही इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है, हम इसके एक से ज्यादा इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन है कैसे ड्रॉ करेंगे? याद करें, रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? हम पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेते हैं टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे, हम भी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेंगे। कैसे जरा देखो, हमने कहा भी ये sp3 ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है और वो p ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल विद टू अदर ऑर्बिटल्स, वन s एंड वन p। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज को, ये जो ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी है, इनको वन बाय वन आप इंडिविजुअली एक्सट्रीम कंडीशन पर लो। एक्सट्रीम कंडीशन समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर मैं पहली एक्सट्रीम कंडीशन लूं कि ये जो sp3 ऑर्बिटल है अगर इसकी एक्सट्रीम ओवरलैपिंग हम s के साथ कंसीडर करें, मतलब ये अगर हम कंसीडर करें एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कि sp3 ऑर्बिटल अगर s ऑर्बिटल के साथ 100% ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग हम 0 कंसीडर करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना। देखो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो sp3 ऑर्बिटल है वो अगर 100% s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो कंप्लीट बॉन्ड हम इसका हाइड्रोजन के साथ में शो करेंगे, और क्योंकि हमने p ऑर्बिटल के साथ में इसकी ओवरलैपिंग 0 कंसीडर की है तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड शो नहीं करेंगे। जो एक सिग्मा बॉन्ड है बस केवल वही शो करेंगे, क्योंकि अभी हमने इस sp3 की p के साथ में ओवरलैपिंग 0 कंसीडर की है, क्योंकि अभी हम पहली एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कंसीडर कर रहे हैं कि sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज 100% ओवरलैपिंग विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन। अभी मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज में आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड एक्सट्रीम क्या हो सकता है? देखो सेकंड एक्सट्रीम ये हो सकता है कि ये sp3 ऑर्बिटल 100% p के साथ ओवरलैप करे और उस कंडीशन में इसकी हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग हम 0 कंसीडर करेंगे। क्लियर हो रही बात है? चलिए तो सेकंड एक्सट्रीम कंडीशन में
अगर हम हाइड्रोजन के साथ में, ध्यान देना, अगर हम s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग 0 कंसीडर कर रहे हैं तो फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हम कोई बॉन्ड शो नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट समझना, उस केस में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हम कोई बॉन्ड शो नहीं करेंगे। यहां पर हमने कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड शो किया है, और वो बॉन्ड इसलिए शो किया है क्योंकि यहां पर हमने sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल के साथ 100% कंसीडर की है, तो ये बॉन्ड हमने कंप्लीट शो किया। और उस केस में हमने कार्बन कार्बन के बीच में इस sp3p के रिस्पेक्ट में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड शो नहीं किया है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग अभी हमने 0 कंसीडर की है फर्स्ट केस में। अब सेकंड में मैं कह रहा हूं कि अब इसका सेकंड पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेते हैं कि अगर इसकी ओवरलैपिंग p के साथ में भी है तो 100% अगर ये p के साथ ओवरलैप करे तो उस केस में s के साथ में इसकी ओवरलैपिंग 0 होगी, और उस केस में देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और उस केस में जब आप sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग p के साथ 100% कंसीडर कर रहे हैं तो फिर यहां पर एक कंप्लीट बॉन्ड हमें कार्बन कार्बन के बीच में शो करना होगा। यहां पर हम कार्बन कार्बन के बीच में एक कंप्लीट बॉन्ड शो करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? और अब अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो क्या एक्चुअल ऐसा हो सकता है कि sp3 ऑर्बिटल या तो 100% s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे या 100% p के साथ ओवरलैप करे? तो आंसर है नो। एक्चुअल में क्या होगा, इट विल ओवरलैप विद बोथ द ऑर्बिटल्स एट अ टाइम। वही तो हाइब्रिड की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब मैं अगर यहां पर एक्चुअल कंडीशन की बात करता हूं तो एक्चुअल कंडीशन में हम बात करेंगे कि दिस sp3 ऑर्बिटल विल पार्शियली ओवरलैप विद s ऑर्बिटल एंड पार्शियली ओवरलैप विद p ऑर्बिटल। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में फिर तो पार्शियल बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा और पार्शियल बॉन्ड इसका कार्बन के साथ बनेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? यही यहां पर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। और अब मैं आपको चार्जेस क्लियर करता हूं। देखो आप ध्यान देना, हमने ये बात की है कि क्योंकि ये sp3 ऑर्बिटल इस p के साथ में भी ओवरलैप्ड है तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस p ऑर्बिटल में वैकेंसी है, डेफिशिएंसी है, तो यहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। अब जरा इस फ्लो का एक्सट्रीम सोचिए क्या हो सकता है। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में एक्सट्रीम सोचिए क्या हो सकता है। देखो दो एक्सट्रीम हो सकते हैं, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल भी ना हो, समझना बात को, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो 0 हो। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो 0 है तो कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे और उस केस में ये p ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट रहेगा। वैकेंट रहेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सेकंड एक्सट्रीम क्या हो सकता है? सेकंड एक्सट्रीम ये हो सकता है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% इस साइड फ्लो कर जाए। अगर इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो 100% हो जाए, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर 100% यहां पर फ्लो कर जाए इस साइड, तो फिर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और उस केस में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। उस केस में ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये इमेजिनरी कंडीशन है, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल भी ना हो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो 100% हो जाए। देखो फ्लो तो होगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप्ड हैं और यहां अगर डेफिशिएंसी है तो फिर तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, क्योंकि ये पूरा एरिया कनेक्टेड है। भाई ये पूरा एरिया कनेक्टेड है ना, ये पूरा एरिया कनेक्टेड है। यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहां डेफिशिएंसी है, और अगर ये एरिया कनेक्टेड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। तो फ्लो बिल्कुल भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, फ्लो 100% हो जाए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो डिक्रीज होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होकर वो बढ़ने लगेगा। तो फिर ये जो शिफ्टिंग है ये बीच में कहीं पर आकर रुक जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन या दिस इज द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्पीशीज। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट है। क्या बात क्लियर हुई? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है दैट इज सेम एज रेजोनेंस। अब हम कह सकते हैं these are hyperconjugating structures। ये तो hyperconjugating structures हो गए which are imaginary structures like resonating structures, and this is the actual structure that is hybrid like resonance hybrid structure। ये hyperconjugation hybrid structure हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो यहां पर भी आप कह सकते हैं there is overlapping of one orbital with more than one other orbitals। The only difference is in that case in resonance there is involvement of pi electrons, but in this case there is involvement of sigma electrons। आया समझ में? अब आप ध्यान देना, अब मैं इसमें आपको बताता हूं। मैंने आपको एक बात कही
जब कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था उससे पहले मैंने आपसे कहा कि दिस हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन, दिस हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन, sp2 या sp क्यों नहीं, जरा इस बात को समझते हैं। आप ध्यान देना, मतलब ये हुआ देखो कि अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखो इसे देखकर मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, वैसे ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। तो जिस तरह से हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की बात की हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो क्वेश्चन है कि ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी इस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो क्या यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, क्या यहां पर भी एच इफेक्ट होगा? तो ध्यान देना, दिस डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ये एच इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है दैट कार्बन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हमने कहा कि जो हाइड्रोजन या हैलोजन है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना जरूरी है, जो हाइड्रोजन या हैलोजन है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना जरूरी है। सब कार्बन अगर आप देखेंगे तो जिन कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन या हैलोजन बॉन्डेड है उन सब में मैंने कार्बन sp3 लिया है, तो ये sp2 कार्बन है, इसलिए हम इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की बात नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है रीजन क्या है? भाई नहीं कर पाएंगे हुआ तो ठीक है, रीजन क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं, समझने से। देखो ये कार्बन सपोज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp3 कार्बन का ये एक sp3 ऑर्बिटल है, this is one of the sp3 orbital of this carbon that is overlapping with s orbital of hydrogen to form sigma bond। ये तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, जो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हमने कहा जो एडजेसेंट कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp2 कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या आप कह सकते हैं वेकेंट ऑर्बिटल है। इसमें वेकेंसी है, डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब जरा ध्यान देना, कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो हमने कहा भी कंसेप्ट ये कि ये जो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल के साथ तो ओवरलैप करेगा ही, लेकिन ये एडजेसेंट कार्बन के p के साथ में भी इसकी ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये एरिया भी आपस में ओवरलैप्ड है। दिस p ऑर्बिटल इज आल्सो ओवरलैप्ड विद दिस sp3 ऑर्बिटल अलोंग विद दिस s ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ रही है? ये रेजोनेंस के सिमिलर कंसेप्ट है। अब देखो जब हमने कहा भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो एक्सट्रीम कंडीशन हमने क्या ली? हमने दो एक्सट्रीम कंडीशन ली। एक एक्सट्रीम कंडीशन में तो हमने कहा कि अगर ये sp3 ऑर्बिटल 100% s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो कंप्लीट बॉन्ड यहां बनेगा, उस केस में इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जीरो, यहां पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड हम शो नहीं करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर के लिए हमने कहा कि ये sp3 ऑर्बिटल अगर 100% p के साथ ओवरलैप करे तो s के साथ में इसकी ओवरलैपिंग जीरो, उस केस में यहां पर कोई बॉन्ड नहीं, यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हम शो करेंगे, ये वाली कंडीशन है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? तो एक्चुअल में ये होगा कि ये पार्शियली s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और पार्शियली p के साथ ओवरलैप करेगा, तो पार्शियल बॉन्ड यहां बनेगा और पार्शियल बॉन्ड यहां भी बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये कार्बन sp3 ना होकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो दिक्कत क्या है, जरा समझना है इसे। देखो हाइड्रोजन अगर sp2 हुआ, कार्बन अगर sp2 हुआ तो आप बता सकते हैं इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा। मेरा पॉइंट समझ लेना, इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद sp2 कार्बन देन which two orbitals will overlap to form this sigma bond between hydrogen and sp2 कार्बन। जरा सोचिए इस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यस आप ध्यान देना, देखो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो हम कह सकते हैं इट्स
one of the sp2 orbital will overlap with the s orbital of hydrogen. उस केस में क्या होगा, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। और आप सोचिए अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन का अगर sp2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो sp2 ऑर्बिटल तो फिर प्लेन में रहेगा ना। क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन के जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे वो एक प्लेन में ट्रायगोनल प्लेनर शेप में होंगे। दिस इज वन ऑफ द sp2, दिस इज सेकंड sp2 और इसका थर्ड sp2 ऐसा होगा। तो अब जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो इस sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है। और ये फिर से वही एडजेसेंट कार्बन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या मान लेते हैं एडजेसेंट कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, ये वाला केस में ले रहा हूँ। तो ये कार्बन sp2 है तो इसका ये p ऑर्बिटल है। अब आप सोचिए अगर ये कार्बन का p ऑर्बिटल है और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, अब क्योंकि हमने कार्बन sp2 लिया है तो sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या अब ये sp2 ऑर्बिटल इस p के साथ ओवरलैप कर पाएगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि ये p ऑर्बिटल देखो sp2 ऑर्बिटल जिस प्लेन में अब एग्जिस्ट कर रहा है, जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये p ऑर्बिटल है। तो फिर तो इनके बीच में अब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। और आप सोचिए अगर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस p में कैसे हो सकता है? हवा में इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएंगे, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग तो जरूरी है ना। तो ये अब ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप ही नहीं कर पा रहे हैं। और आप सोचिए अगर ये कार्बन sp होता, ये कार्बन अगर sp होता तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता वो कार्बन का sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता। और sp के केस में शेप लीनियर होता है, तो फिर तो इस कार्बन का अगर ये कार्बन अगर sp होता तो इसका sp ऑर्बिटल ये होता, और ये अगर इसका sp ऑर्बिटल होगा लीनियरली अरेंज्ड तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इस तरह से ओवरलैप करता। क्या इस केस में ये sp के साथ ओवरलैप कर पाएगा? आंसर है नो। और अगर ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, अगर ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो इस केस में फिर हम डीलोकलाइजेशन की बात नहीं कर पाएंगे। फिर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? वो तो ओवरलैपिंग एरिया तो कनेक्टेड होने चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे और उसके साथ साथ ये एडजेसेंट कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप करे। ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑर्बिटल प्लेन में नहीं, प्लेन के बाहर हो। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। आया समझ में? सो दिस इज द रीजन व्हाई हाइड्रोजन और हैलोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद sp3 कार्बन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वास्तव में अगर बात की जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं वो sp3 p ऑर्बिटल इंटरैक्ट करते हैं। ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन sp3 एंड p ऑर्बिटल्स। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि sp3, दिस इज sp3 ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स के बीच में हम इंटरेक्शन की बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। इसीलिए हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन must be bonded with sp3 carbon for delocalization of its sigma electron। जरा ध्यान देना, ये पॉइंट भी आपके नोट्स में होना चाहिए। ध्यान देना, ये पॉइंट भी आपके नोट्स में होना चाहिए। For delocalization of sigma electrons of carbon hydrogen और carbon halogen sigma bond, हाइड्रोजन और हैलोजन must be bonded with sp3 carbon। जो हाइड्रोजन या हैलोजन है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना जरूरी है, since H effect involves interaction between sp3 p ऑर्बिटल्स। क्योंकि H इफेक्ट में कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं? sp3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देना, एक पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन में आप ये भी नोट करेंगे, फॉर प्लस H इफेक्ट इट इज ऑब्जर्व्ड इन दोस कार्बोकेटायंस, प्लस H इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोस कार्बोकेटायंस, कॉमा फ्री रेडिकल्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस which have at least one alpha hydrogen। अब ध्यान देना, प्लस H इफेक्ट के लिए हम कहते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ध्यान देना, कार्ब अनायन नहीं है इसमें। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में नहीं होगा। जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, या फिर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एल्काइन, उनके कॉन्जुगेशन में हो सकता है। लेकिन साथ में हमने कहा कि इट इज ऑब्जर्व्ड इन दोस कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस व्हिच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का क्या रोल है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं
कि कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए या फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए या एल्किन एल्काइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन है अल्फा हाइड्रोजन का एच इफेक्ट से क्या रिलेशन है, जरा इस बात को समझते हैं। और इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज दैट हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड विद इट्स अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो क्वेश्चन है अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है भाई, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो आप जरा सोचिए अल्फा कार्बन की डेफिनेशन आपके माइंड में क्या आती है, आप ध्यान देना। देखो जनरली जब मैं क्लास में ये बात पूछता हूं कि व्हाट इज अल्फा कार्बन, तो स्टूडेंट का रिप्लाई कुछ इस तरह का होता है कि अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू विच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली अटैच्ड। मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ये एक जनरल डेफिनेशन स्टूडेंट्स से हमें सुनने को मिलती है। आप ध्यान देना, इस डेफिनेशन को मैं गलत तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन ही जनरली आपको बताई जाती है कि अल्फा कार्बन मॉलिक्यूल का वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है। लेकिन इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और वर्सेटाइल बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि ये एक और जनरलाइज्ड डेफिनेशन हो जाए जिसको आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर पाएं। बात समझना, मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहा हूं ताकि इस डेफिनेशन को अप्लाई करना या अल्फा कार्बन को पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आप ध्यान देना, इन जनरल ये डेफिनेशन दी जाती है कि अल्फा कार्बन मॉलिक्यूल का वो कार्बन होगा जिससे उस मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। आप ध्यान देना, मैं आपको इसकी बढ़िया डेफिनेशन बताता हूं जिससे आप इसको अल्फा कार्बन को पहचानना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और वास्तव में होना भी ये चाहिए। देखो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अल्फा कार्बन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज दैट कार्बन टू विच इट्स आइडेंटिटी इज डायरेक्टली अटैच्ड। एक मॉलिक्यूल की जो आइडेंटिटी है, मेरा पॉइंट समझना, एक मॉलिक्यूल की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी जिस कार्बन से अटैच्ड होती है वो अल्फा कार्बन होता है। क्वेश्चन है फिर हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप भी तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी होती है ना। आप जरा सोचिए, अगर आप एक मॉलिक्यूल को अल्कोहल बोल रहे हैं तो उसे अल्कोहल आप किस बेसिस पर बोल रहे होंगे, क्या देख करके आपने उसे अल्कोहल बोला होगा, उसकी पहचान क्या है, अल्कोहल की पहचान क्या है। तो आप कहेंगे सर OH ग्रुप अल्कोहल की पहचान है, जिस कंपाउंड में OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्कोहल होगा। तो OH ग्रुप अगर उसकी पहचान है तो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा आप कह रहे हैं वो अल्फा कार्बन है क्योंकि OH ग्रुप उसका फंक्शनल ग्रुप है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो अल्फा कार्बन होता है। आप OH ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं OH ग्रुप अल्कोहल की पहचान है। तो पहचान जिस कार्बन से बॉन्डेड होती है वो एक्चुअली अल्फा कार्बन होता है। दैट कार्बन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू विच इट्स आइडेंटिफाइंग यूनिट इज डायरेक्टली अटैच्ड। मॉलिक्यूल की आइडेंटिफाइंग यूनिट जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं, इसे सुनिए। जैसे आप देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक आपको स्पीशीज गिवन है, आप इसे क्या कहेंगे, इस स्पीशीज को आप क्या कहेंगे? क्या मैं कह सकता हूं इट इज कार्बोकेटाइन, राइट। अब जरा सोचिए, हमने इसे कार्बोकेटाइन किस बेसिस पर कहा, व्हाई इज इट अ कार्बोकेटाइन? क्या देख करके हम इसे कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, हम इसे अल्कोहल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कह सकते हैं भाई ये कार्बोकेटाइन इसलिए है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इसकी पहचान है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इसकी पहचान है। और पहचान जिस कार्बन से जुड़ी होती है, आइडेंटिटी जिस कार्बन से अटैच्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ध्यान देना, दिस इज आइडेंटिफाइंग यूनिट ऑफ अ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की पहचान है, ये कार्बोकेटाइन की आइडेंटिफाइंग यूनिट है और आइडेंटिफाइंग यूनिट जिस कार्बन से अटैच्ड होती है वो ही अल्फा कार्बन होता है। तो ये यहां पर अल्फा कार्बन है एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर ये हाइड्रोजन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। आया समझ में? अब जरा देखो, ये यहां पर हमारे पास है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की पहचान क्या है? फ्री रेडिकल की पहचान क्या है? देखो फ्री रेडिकल की पहचान है कार्बन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं ये यहां पर प्रेजेंट है कार्बन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी बेसिस पर हमने इसे फ्री रेडिकल कहा है। और आइडेंटिटी जिस कार्बन से अटैच्ड होती है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन का जो H होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है। आया समझ में? और आप देखो दिस कंपाउंड, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड को आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? क्या मैं कह सकता हूं ये कंपाउंड एल्कीन है। और एल्कीन की पहचान क्या है? एल्कीन की पहचान क्या है? नॉट डबल बॉन्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड है तो नो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आइडेंटिटी ऑफ एल्कीन। क्योंकि डबल बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। क्या हम इसको एल्कीन कहेंगे? नो। तो डबल बॉन्ड कहना सफिशिएंट नहीं है,
हम कहेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आइडेंटिटी ऑफ एल्कीन। तो फिर तो आप ध्यान देना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अगर एल्कीन की पहचान है तो ये पहचान जिस कार्बन से जुड़ी होगी वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। आया समझ में? तो दिस इज अबाउट अल्फा हाइड्रोजन। और अब आप ध्यान देना, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर तो डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन का रिलेशन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन का रिलेशन ये होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाएगा। भाई हमने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब जरा सोचिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में। तो जिस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में वो हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन ही तो है। आप सोचिए अगर बीटा हाइड्रोजन ले लोगे तो वो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना ही नहीं पाएगा। चलो इसको मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इनकी बात करते हैं। देखो इस कार्बेटाइन में अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये इसकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जिस कार्बन से अटैच्ड होती है वो अल्फा कार्बन होता है। So this is alpha carbon and hydrogen present on alpha carbon will be called alpha hydrogen, and the carbon next to alpha carbon will be called beta and hydrogen present on beta carbon will be called beta hydrogen। अब जरा आप सोचिए, कौन से हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वो, जरा बताओ, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में या बीटा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में? आंसर है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बीटा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर बात की जाए तो 2 बॉन्ड का गैप है। सेपरेशन शुड बी बाय 1 बॉन्ड फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो फिर तो हम कह सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में, तो फिर तो अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बीटा के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? या इसको और कंसेप्चुअल देखोगे तो और कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं। देखो ये जो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल होगा वो इस हाइड्रोजन के साथ s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन sp2 ऑर्बिटाइज्ड है जिसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हमने कहा कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो जरा सोचिए, which sp3 orbital will overlap with s orbital of carbon? This sp3 orbital और this sp3 orbital। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो एडजेसेंट में sp3 ऑर्बिटल है ये तो इस p के साथ ओवरलैप करेगा, ये तो इस p के साथ ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा। और अगर ये sp3 ओवरलैप करेगा तो इन्हीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता, हवा में थोड़ी फ्लो होगा, उसके लिए ओवरलैपिंग तो जरूरी है ना। तो ये sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, मतलब sigma electrons of alpha hydrogen will participate in hyperconjugation, not beta। ये रीजन हम बात करते हैं कि कार्बेटाइन फ्री रेडिकल एल्कीन्स या एल्काइंस में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन। आया समझ में? तो ये हाइपरकॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट है जो हमने यहां पर लिखी है। फॉर प्लस H इफेक्ट इट इज ऑब्जर्व्ड इन दोस कार्बेटाइन्स फ्री रेडिकल्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस व्हिच हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में? ये पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना जरूरी है, sp2 या sp नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, देखो, इन प्लस H इफेक्ट इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप D। प्लस H इफेक्ट में अगर आप हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप D से रिप्लेस कर दें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट गेट्स डिक्रीज्ड, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों, जरा इसका रीजन समझते हैं। देखो रीजन मैंने लिखा है यहाँ पर, सिंस CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। ये आप सभी जानते हैं कि CD बॉन्ड जो होता है वो CH सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। अब जरा ध्यान देना, देखो प्लस H इफेक्ट की अगर बात की जाए और इसमें हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये एक कार्बेटाइन है, ये अगर हमारे पास एक कार्बेटाइन है और दूसरा कार्बेटाइन हमारे पास ये जिसमें
H की जगह हमने यहाँ पर D ले लिया है, ध्यान देना, H की जगह यहाँ पर हमने D ले लिया है, और इन दोनों में अगर आप प्लस H इफेक्ट को कंपेयर करें तो ध्यान देना पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप D फॉर ड्यूटेरियम, हाइपर कॉन्जुगेशन गेट्स डिक्रीज्ड। इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो CD बॉन्ड में डिक्रीज हो जाएगा CH बॉन्ड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि CD बॉन्ड जो होता है वो CH बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और CD बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो देखो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन उतना डिफिकल्ट होगा। तो ये हम बात कर सकते हैं कि CH बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर होता है CD बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसीलिए हम बात करते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप D, दैट इज हेवियर आइसोटोप, हाइपर कॉन्जुगेशन गेट्स डिक्रीज्ड। क्लियर बात ये? चलिए इसके बाद में अगर बात की जाए तो देखो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर आप कंपेयर करें, क्या लगता है कौन सा डोमिनेट करना चाहिए? यस, रेजोनेंस। रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि देखो रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या लगता है कौन से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन आसान होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का? तो हम कह सकते हैं देखो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीक बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोचिए अगर पाई बॉन्ड एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन आसान होगा स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। इसीलिए हम बात करते हैं कि रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज द रीजन व्हाई रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। आया समझ में? इसके बाद में अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, H इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड बेकर-नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप ध्यान दीजिएगा बेकर-नाथन इफेक्ट ये तो साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखेंगे तो कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? sp3p। sp3 के लिए आप लिख सकते हैं सिग्मा और p के लिए आप लिख सकते हैं पाई। तो यहां पर अगर बात की जाए तो क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में sp3p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन है, ये ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में p ऑर्बिटल है, इसलिए हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की है। तो sp3 के लिए तो हमने लिख दिया सिग्मा और p के लिए हमने लिख दिया पाई। इस बेसिस पर हम इसको लिखते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आ रही बात समझ में? और एक नेम इसका और भी है नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो कंसेप्ट तो इसका रेजोनेंस के सिमिलर है, कंसेप्ट तो इसका रेजोनेंस के सिमिलर है। नो बॉन्ड रेजोनेंस हमने क्यों कहा? क्योंकि जरा आप सोचिए जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जरा ध्यान देना यहां पर, जब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने कहा देयर विल बी डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में फिर हमारे पास ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं जहां पर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, नो बॉन्ड, और इसी बेसिस पर हम इसको लिखते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। sp3p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। We have those hyperconjugating structures in which there is no bond between atoms, and concept is similar to resonance. That's why it is also called no bond resonance. और बेकर-नाथन इफेक्ट वो साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड हैं। ये मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। अब इसके बाद में एप्लीकेशन वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन।